So today what we have for you? Today I have for you a critical analysis of Love Song of J. Alfred Prufrock. It's a beautiful poem of T.S. Eliot, Thomas Easton Eliot, a born American poet but got the citizenship of Britain or England during First World War. Uh, he got the citizenship in 1927, but he left England. He left America and came to England in 1940, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 14 और 15 के बीच में। और जो पोयम हम लोग कवर करने जा रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ मॉडर्न पोयम। और मॉडर्न पोयम का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यू कैन सी हियर। और इवन ये भी कहा जा रहा था कि विद द डेथ ऑफ टेनिसन पोइट्री विल डाई। कुछ क्रिटिक्स का कहना था टेनिसन की मौत के साथ ही पोइट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन मॉडर्न एज जो था, इट इज नोन फॉर द रिवाइवल ऑफ पोइट्री एंड drama, and poetry was revived by whom? By T.S. Eliot. And Love Song of Jalpur Prufrock is one of the best poems of T.S. Eliot, which has modernity and the basic characteristics of modern age. Sharing with you this content I have taken from Wikipedia. कुछ उसमें important बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। कुछ पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको भेजा हुआ है। So here sharing with you that file. That's a PDF file, and you will come to know about critical analysis of Love Song of J. Alfred Prufrock. I think it's visible. Yes, sir. Yeah. So you find ki the love song of J. Alfred Prufrock. It's a very important poem, and the poem is an example of interior monologue. जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि the poem is an example of interior monologue. पोयम किसका एग्जाम्पल है? इंटीरियर मोनोलॉग का। So you find the love song of J. Alfred Prufrock, commonly known as Prufrock. इसको commonly किसके नाम से जाना जाता है? Prufrock के नाम से। Is the first professionally published poem by American-born British poet. अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि टीएस एलियट जो है अमेरिका में पैदा हुए थे और ब्रिटिश की या इंग्लैंड की उनको सिटीजनशिप नागरिकता मिली थी। टीएस इलियट 1888 में पैदा हुए थे। 1965 उनकी मौत हुई थी। टीएस इलियट का पूरा नाम है थॉमस ईस्टर्स इलियट। इलियट ने ये पोयम जो है जब शुरू किया था कि प्रूफ्राक के नाम से 1910 में उन्होंने इसको शुरू किया था। पहली बार ये पोयम जो है पब्लिश हुई थी। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन द जून 1950 ईस्वी में, और वो एक मैगजीन में आई थी, पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स। तो ये पोयम पहली बार 1950 में पब्लिश होती है और उसका क्या नाम था? पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स। एट द इंस्टिगेशन ऑफ एजरा पाउंड इट वाज लेटर प्रिंटेड। और इसमें एजरा पाउंड का भी, एजरा पाउंड वाज द बोसम फ्रेंड ऑफ टीएस एलियट और क्लोज फ्रेंड ऑफ टीएस एलियट। On the advice of Ezra Pound, T.S. Eliot minimized some parts of the wasteland. तो टीएस एलियट में और एजरा पाउंड में इंटीमेसी बहुत ज्यादा थी। और आप देखेंगे कि टीएस एलियट ने हर जगह उनको एक तरह से कहा जाए एडवाइस दिया हुआ है। तो टीएस एलियट के ही टीएस एलियट की पोयम लव सॉन्ग ऑफ जेनिफर प्रूफ्राक के पब्लिशिंग में एजरा पाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इट वॉज लेटर प्रिंटेड एज पार्ट ऑफ अ 12 पोएम पैम्फलेट। बाद में ये दोबारा भी पब्लिश होती है। एक कलेक्शन ऑफ द पोएम आता है जो एक किताब की शक्ल में आती है, प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, एक किताब 1970 में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, खासकर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी। पीजीटी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए कर रहे हैं, उनके लिए ये पोर्शन बहुत जरूरी है। सो ये पोएम प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में 1917 में पब्लिश होती है। उसके पहले 1915 में पब्लिश हुई थी पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स की शक्ल में। इस पोएम की खासियत क्या है? एट द टाइम ऑफ इट्स पब्लिकेशन प्रूफ्राक वाज कंसीडर्ड आउटलैंडिश but is now seen as heralding a paradigmatic cultural shift from late 19th century romantic words and Georgian lyrics to modernism. इस पोइट्री की खासियत है कि इसमें मॉडर्निज्म आपको देखने को मिलेगा, और जो रोमांटिक वर्ड्स था, जो जॉर्जियन लिरिक्स थी, उसके उस पैटर्न को बिल्कुल अलग छोड़ करके एक अलग ढंग से इसमें लिखने का काम किया गया। सो यू डोंट फाइंड हियर रोमांटिक स्पिरिट, यू डोंट फाइंड हियर जॉर्जियन लिरिक्स, बट यू फाइंड व्हाट? मॉडर्निज्म हियर। सो ये इतना इंफॉर्मेशन इसमें रहा है। दूसरे पेज में आप पाते हैं कि पब्लिश्ड कब हुआ था? जून 1950 इशू ऑफ पोइट्री में।
कंट्री कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट्स में, लैंग्वेज इंग्लिश है, पब्लिशर एक मैगजीन थी और 1915 में उस मैगजीन के मालिक जो थे हैरियट मोनरो थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस मैगजीन में आया हुआ था उसके मालिक कौन थे, हैरियट मोनरो। बाद में चैप्टर इन बुक की शक्ल में 1917 में आया हुआ है और उसका नाम क्या था किताब का, प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा द इगोइस्ट लिमिटेड, वो उसके जो कि पब्लिशर रहे होंगे वो थे। पूरी पोयम में 140 लाइन है, ये चीज ध्यान में रखना है। ऑल दिस सिक्स यू फाइंड द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफ्राक एट विकी सोर्स, ये वहां से लिया गया है। और देन ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑलरेडी आपको बताया गया 1915 में पहली बार पब्लिश होता है पोइट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री में, इंग्लिश में। 1917 में प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन के नाम से 140 लाइन है ऑल दिस, तो इसको आप देखते हैं। टाइटल जो है यहाँ पे क्या है उसको लेके बात की गई। इन इज अर्ली ड्राफ्ट एलियट गेव द पोएम द सब टाइटल प्रूफ्राक एमंग द वुमेन, ये चीज ध्यान में रखिएगा। शुरू में जो है उसका एक सब टाइटल दिया गया था कि प्रूफ्राक एमंग द वुमेन, उसको दिया गया था। बाद में जो है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और टाइटल इसका क्या हो गया, लव सॉन्ग ऑफ गर्लफ्रेंड प्रूफ्राक। This subtitle was apparently discarded before publication. Eliot called the poem a love song. पब्लिश होने से पहले इस टाइटल को जो है क्या किया गया, हटा दिया गया और इसको क्या नाम दिया गया, लव सॉन्ग नाम दिया गया। ये रेफरेंस टू रुडयार्ड किपलिंग, और ये इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, रुडयार्ड किपलिंग। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुडयार्ड किपलिंग की पोयम थी द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल, द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल, फर्स्ट पब्लिश्ड इन किपलिंग्स कलेक्शन प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स। रुडयार्ड किपलिंग का एक कलेक्शन ऑफ द पोयम था प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, उसमें ये पोयम आई थी। कौन सी पोयम, द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल। तो वहां से जो है टाइटल जो है इन्होंने लिया था, किसने लिया हुआ है, आपके टी एस एलियट ने। और जिस समय इनका ये प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स आता है 1888 में, उसी समय एलियट का जन्म होता है। तो ये पोयम का प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स ये भी 1888 में पब्लिश हुआ और एलियट का जो जन्म हुआ है वो भी 1888 में हुआ। एलियट की जो मौत हुई है वो 1965 में हुई है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, खासकर उसके टाइटल को लेकर के कि पहले जो उसका टाइटल रखा गया प्रूफ्राक एमंग द वीवर रखा गया, बाद में इसको लव सॉन्ग के रूप में लाया गया, लव सॉन्ग जोड़ा गया कि प्रूफ्राक, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। और जो ये लव सॉन्ग है ये शब्द टी एस एलियट ने कहाँ से लिया है, रुडयार्ड किपलिंग का पोयम है द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल, जो कि पहली बार पब्लिश होता है किपलिंग्स कलेक्शन प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स इन 1959। Eliot addressed a meeting of the Kipling Society and discussed the influence of Kipling upon his own poetry. इलियट ने एक मीटिंग में स्वीकार किया था कि रुडयार्ड किपलिंग का जो पोयम है उसका असर मेरी पोयम पर है। और उन्होंने ये बात लिखी भी हुई है कि ट्रेसेस ऑफ किपलिंग अपीयर इन माय ओन मैच्योर वर्क्स वेयर नो डिलिजेंट स्कॉलरली is yeah is sleuth has yet observed them, but which I myself prepared to disclose. I once wrote a poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock. I am convinced that it would never have been called Love Song, but for a title of Kipling's that stuck obstinately in my head. उन्होंने बताया कि किपलिंग का जो पोयम था द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल, उसी का जो टाइटल है ये मेरे दिमाग में आया और मैंने वहीं से इसको लिया। तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। ये कोई वो चीज नहीं है बट एक स्टेटमेंट है जो टी एस एलियट ने दिया है और उन्होंने क्या किया, इस चीज को स्वीकार किया है कि कैसे जो है रुडयार्ड किपलिंग का पोयम जो था जिसका नाम द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल था उससे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। अब वो आप इसको देखिए, इसके ओरिजिन को लेकर के बात हुई है। However, the origin of the name Prufrock is not certain, and Eliot never remarked on its origin other than to claim he was unsure of how he came upon the name. Many scholars, and indeed Eliot himself, pointed towards the autobiographical elements in the character of Prufrock. Many scholars, and indeed Eliot himself, have pointed towards the autobiographical element in the character of Prufrock. करें कि बहुत सारे लोगों ने ये देखने की कोशिश की कि प्रूफ्राक में खुद ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नजर आता है। ऑटोबायोग्राफिकल की एक जो प्रॉब्लम है प्रूफ्राक की, ये प्रूफ्राक की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये जो है टी एस एलियट की प्रॉब्लम है।
किसी और को आ रही है? नो नो, आवाज नहीं आ रही है। लगता है डाटा डाटा खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। मुझे 90% हो गया। हेलो हेलो, अरे कॉल मैंने लीव आवाज मेरी जा रही है? ठीक है प्लीज। अब आ रही है अभी सर। आ रही है। अच्छा ठीक है, प्लीज। एलियट हिमसेल्फ हैव पॉइंटेड टुवर्ड द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। इसमें आपको कुछ ना कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स नजर आएगा इन द कैरेक्टर ऑफ प्रूफराक। जो प्रूफराक का कैरेक्टर है, कुछ लोगों ने कहा कि खुद एलियट इसमें नजर आते हैं। एंड एलियट एट द टाइम ऑफ राइटिंग द पोएम वाज इन द हैबिट ऑफ रेंडरिंग हिज नेम एज टी ईस्टर्स एलियट। उन्होंने जब भी अपना नाम उस समय लिखते थे तो पूरा नाम ना टीएस एलियट ना लिख करके क्या लिखते थे, टी ईस्टर्स एलियट। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, टी ईस्टर्स एलियट। वेरी सिमिलर इन फॉर्म टू दैट ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफराक। जैसे यहाँ पे जे आल्फ्रेड में केवल जे कैपिटल में है, डॉट लगा है, ऐसे ही उससे लोगों ने कुछ सिमिलरिटी देखने की कोशिश की कि जे आल्फ्रेड प्रूफराक ऐसे लिखा जाता है, टीएस एलियट भी टी ईस्टर्स एलियट लिखते थे। तो जो प्रूफराक का कैरेक्टर है उसमें लोगों ने एलियट के कैरेक्टर को देखने की कोशिश की, प्रूफराक के प्रॉब्लम को एलियट के प्रॉब्लम की शक्ल में देखने की कोशिश किया गया। It suggested that the name Prufrock came from Eliot's youth in St. Louis, Missouri। करें ये भी कहा जाता है कि जब इलियट सेंट लुइस मिसोरी जो अमेरिका में एक जगह है, जब वो अमेरिका में वहां पे थे तभी जो है प्रूफराक इलियट के दिमाग में प्रूफराक का कैरेक्टर आया था। इट इज सजेस्टेड दैट द नेम प्रूफराक केम फ्रॉम इलियट्स यूथ इन सेंट लुइस मिसोरी। सेंट लुइस मिसोरी वो जगह है जहां पे टीएस एलियट पैदा हुए थे। Where the Prufrock Lytton Company, a large furniture store, occupied one city block downtown at 422 North 4th Street। एक्चुअली में देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लोग कैसे जोड़ते हैं, कहाँ कहाँ से चीजें मिलती हैं। प्रूफ्राक लिटन कंपनी एक थी, एक फर्नीचर की कंपनी थी, उसी सेंट लुइस मिसोरी में प्रूफ्राक लिटन कंपनी अ लार्ज फर्नीचर स्टोर था और वहां से इसको लिया गया था। अब ये सोचिए कि इतना अगर हम लोग इस बार डिटेल में चल रहे हैं तो कितना सारी चीजें मिल रही कि प्रूफ्राक शब्द जो है कहाँ से आया हुआ था, या जो है लब सॉन्ग उन्होंने कहाँ से जोड़ा, रुडयार्ड किपलिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। ऑल दीज थिंग्स यू आर गेटिंग occupied one city book. You find key in 1950 later Eliot said, I did not have at the time of writing the poem and have not yet recovered any recollection of having acquired this name in any way, but I think that it must be assumed that I did and that the memory has been obliterated। कुल मिलाकर उन्होंने एक लेटर में लिखा था, जब मैंने ये पोयम लिखा था तो उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये मैंने वहां से लिया या इस तरह की चीजें रही, लेकिन चीजें मेमोरी में रहती हैं और आदमी आसपास की चीजों से सीखता है। देन यू फाइंड हियर कि जहां तक उसके कॉन्टेक्स्ट की बात है, इन कॉन्टेक्स्ट हियर यू फाइंड कि दांते का जो उसका वो लिया गया है, क्या चीज आप कह सकते हैं कि एक प्रूफ्राक के शुरू में जो पोयम है, पोयम में कुछ लाइनें जो है ली गई हैं और वो उसके बारे में बात की जा रही कि बिटवीन दांते एलिघेरी एंड गीडो डी Montefeltro, who was condemned to the eighth circle of hell for providing counsel to Pope Boniface, who wished to use Guido's advice for a nefarious undertaking. This encounter follows Dante's meeting with Ulysses, who himself is also condemned to the circle of the fraudulent। कुल मिलाकर के ये जो एपिग्राफ लिया गया, मैं एपिग्राफ को डिटेल में आपको बताऊंगा, ये उस एपिग्राफ को लेकर के बात कर रहे हैं। और ये जो एपिग्राफ है दांते के इनफर्नो से लिया गया है, डिवाइन कॉमेडी से नहीं, इनफर्नो से लिया गया, उसको लेकर के। तो यहाँ पे कोई बहुत बात नहीं करना है, लेकिन ये आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि हियर यू फाइंड वहां से जो चीजें हैं वो दांते की इनफर्नो से लिया गया है। So you find here कि Dante's meeting with Ulysses, who himself is also condemned to the circle of the fraudulent. According to Ron Banerjee, the epigraph serves to cast ironic light on Prufrock's intent. Like Guido, Prufrock had never intended his history to be told, and so by quoting Guido, Eliot reveals his view of Prufrock। यहाँ पे जो है गीडो का कॉन्सेप्ट दिया गया है। Frederick Locke contends that Prufrock himself is suffering from a split personality of sorts and that he embodies both Guido and Dante।
In the Inferno analogy, one is storyteller, the other is listener. कहाँ से लिया गया? इन्फर्नो से, जिसमें गिडो कैरेक्टर को लेकर के वो किया गया. Who later reveals the story to the world, he posits alternatively that the role of Guido. आपको कुछ नहीं समझना, बस ये समझना कि ये जो आपका दाते के इन्फर्नो से लिया गया है, जो शुरू का उसमें जो लाइनें हैं वो वहां से लिया गया, जो कि एक एल्यूजन है. मेरा डेटा भी 100% मैसेज आ गया कि खत्म हो गया. मैं यही 3 लाइन और एक्सप्लेन करूंगा. थीम्स एंड इंटरप्रिटेशन में आप देखते हैं, बिकॉज द पोएम इज कंसर्न प्राइमरली विद द इरेगुलर म्यूजिंग ऑफ द नरेटर, इट कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. लॉरेंस पेरिनी wrote the poem present the apparently random thoughts going through a person's head. इसमें क्या है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पोयम में रैंडम थॉट्स को दिखाया गया है जो एक व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है. हम लोग अगले पैसेज से थीम को लेकर के ज्यादा डिटेल में बात करेंगे. तो इस पेज में 2 इंफॉर्मेशन है कि जो शुरू की लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई है. दाते की इन्फर्नो से ली गई है, नंबर 1 पॉइंट. दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इसमें थीम और इंटरप्रिटेशन है, एक तरह से जो थॉट चल रहा है प्रूफराग के दिमाग में, उस थॉट को लेकर तो जिक्र किया गया है. और वह थॉट ऐसे जो रैंडम थॉट है. रैंडम थॉट मतलब कभी ये थॉट आ रहा है, कभी उधर की थॉट आ रही है, और बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको पूरा पढ़ाने के बाद जब मैं पोएम को लेकर जाऊंगा देन आई विल टेल यू. सो जस्ट हियर पुटिंग इट सेव. अगर कोई किसी तरह का डाउट होगा तो यू कैन जस्ट पुट इन चैट बॉक्स, बिकॉज इसके आगे डेटा अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो दिक्कत आएगी. तो बस यहीं पे मैं काम करता हूँ. ओके सर, थैंक यू सर.